हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। सेट्स के बारे में आज अपन डिस्कशन करते हैं। देखो नाम से पता लग रहा है अपन को कि सेट क्या है। जैसे अपन बोले कि बुक्स का सेट है, मैं बोलूँ कोई पेन का सेट है, कोई मूवीज़ का सेट है, मोबाइल्स का सेट है। तो सेट किसको बताता है? सेट जो है वो कलेक्शन को बताता है, लेकिन कलेक्शन हर एक कलेक्शन जो होगा वो एक सेट नहीं कहलाएगा। उस कलेक्शन में अपन को क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन डालनी पड़ेगी। वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या है? वो पर्टिकुलर कंडीशन ये है कि वो जो कलेक्शन होना चाहिए वो बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, यानी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब यहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि उसका डेफिनेशन जो है, सेट के जो भी एलिमेंट होंगे उसका जो डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। तो सेट को क्या बोल देंगे? सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। देखो भैया, तो सेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सेट जो होगा वो हो जाएगा वेल डिफाइंड collection of well defined collection of distinct objects। देखो यहाँ पे तीन अलग अलग बातें आई है। एक आया है वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट का तो मतलब समझते ही हो, और एक आया अपने पास में ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का ये मतलब है कि पर्सन टू पर्सन उसके एलिमेंट्स, यानी कि सेट के एलिमेंट का डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे मान लेते हैं अपन, जैसे नेचुरल नंबर की बात करूँगा तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन फिक्स है, सबको पता है कि हाँ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। अगर कहीं पे भी जाके पूछोगे कि 2 नेचुरल नंबर है कि नहीं, तो 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, यानी कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। एक तरीके से उसका पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन चेंज नहीं होगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये बन जाएगा कि डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट बोलो या एलिमेंट्स बोलो, एक ही बात। डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स should not vary person to person। ठीक है। उसके बाद में आता है अपने पास में डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है भाई? डिस्टिंक्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड। ऑब्जेक्ट बोलूँ या एलिमेंट बोलूँ, कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं करना चाहिए सेट के फॉर्म में। और ऑब्जेक्ट्स, इसको ऑब्जेक्ट्स बोलें या फिर अपन एलिमेंट्स बोलें, एक ही बात है। क्या क्या हो सकते हैं किसी सेट के ऑब्जेक्ट या एलिमेंट, क्या क्या पॉसिबल है? तो देखो ये एलिमेंट्स हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि अपने पास में जो सेट होगा, सेट हो जाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब आपको समझ में आ ही गया है। उसके बाद में डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। और ऑब्जेक्ट या एलिमेंट बोलो तो इनमें कुछ भी हो सकता है, नंबर, फंक्शन, फिगर। अब देखो जो सेट रहा होगा उनके एलिमेंट को जो है वो अपन ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। एलिमेंट जो रहे होंगे या ऑब्जेक्ट जो रहे होंगे उनको अपन ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, और जो अपने पास में सेट होगा उनको अपन जनरली इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो अपने पास में एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो बात करता हूँ मैं आगे। तो अपन ने बात करी कि एक तो होता है वेल डिफाइंड, और अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो फिर उसको क्या बोलेंगे? अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो अपन उसको सिर्फ कलेक्शन बोलेंगे, उसको सेट नहीं बोल सकते। जैसे वेल डिफाइंड में तो क्या हो जाएंगे, जितने भी अपने पास में नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, या अपन आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर,
ये सारे के सारे क्या हैं, वेल डिफाइंड है। जैसे मैं बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, तो वो भी क्या है, एक तरीके से वेल डिफाइंड है। अगर अपन बोले कलेक्शन ऑफ रिवर इन इंडिया, तो वो भी क्या हो गया अपने पास में, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि टॉप 10 बैट्समैन ऑफ अ क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड की बात कर लूँ मैं, कि अपने पास में क्या हो, टॉप 10 अगर बैट्समैन की बात करूँ मैं, तो टॉप 10 बैट्समैन ये पर्सन टू पर्सन वेरी होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि उनका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। हो सकता है किसी का एवरेज अच्छा रहा होगा, किसी का सेंचुरी अच्छा रहा होगा, किसी का विनिंग अच्छा रहा होगा, किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा होगा। वो क्या होगा, क्राइटेरिया सबका अलग अलग होगा, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि टॉप 10 सेलिब्रिटी की बात करूँ मैं, तो सेलिब्रिटी में भी क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी की फेम ज़्यादा हो सकता है किसी के पास पैसा ज़्यादा हो, या हो सकता है कोई एक्टर हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, राइटर हो सकता है, कोई अलग अलग प्रोफेशन में कोई बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है। तो उन सब का क्राइटेरिया अलग अलग है, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर पर्सन टू पर्सन अपन बात करें तो वो वेरी होता जाएगा। अगर मैं बात करूँ बेस्ट मैथ्स बुक की, तो किसी का कौन सा पार्ट अच्छा रहा होगा, किसी का कौन सा पार्ट अच्छा रहा होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल पे वो डिपेंड करेगा कि उसका वो सोचने का क्या क्राइटेरिया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस चीज़ को लेके। तो ऐसे कलेक्शन को अपन वेल डिफाइंड नहीं बोलेंगे, सिर्फ अपन उसको कलेक्शन बोल सकते हैं अपन। और अगर सेट की बात होगी तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि एलिमेंट को देख के अपन एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हाँ ये इस सेट का रहा होगा। ठीक है, तो कुछ एक बातें हैं इसमें इम्पोर्टेंट सी, जो मैं तुम्हें लिखवा बातें हैं जिनको मैंने नोट में लिखा है यहाँ पे। पहला पॉइंट है इसमें, गिवन एनी ऑब्जेक्ट वी मस्ट बी एबल टू डिसाइड वेदर दैट ऑब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। यानी कि ये जो है एक तरीके से डेफिनेशन को बता रहा है अपने को। जो सेट का डेफिनेशन है उसको दूसरे शब्दों में ये बता रहा है। अपन ने एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखा, और इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वो एक सेट का ऑब्जेक्ट तब होगा, या फिर वो सेट होगा जब अपन क्या हो, एबल हो उसको डिसाइड करने में कि हाँ भाई वो इस कलेक्शन से बिलोंग करता होगा। अगर अपन एलिमेंट को देख के ये बता सके कि ये जो होगा एलिमेंट वो इस सेट से बिलोंग करता है या इस कलेक्शन से बिलोंग करता है, तो अपन उसको सेट बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है, अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स बिटवीन ब्रेसेस एंड बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमास इफ देयर इज मोर देन वन एलिमेंट। ये कहना चाह रहा है अपन को कि भैया सेट जो है वो ब्रेसेज से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ऐसा जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, ब्रेसेज के अंदर लिखे जाएंगे उनको, और ये जो एलिमेंट होंगे उनको अपन कोमा से सेपरेट करेंगे अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा। जैसे मान लो कि कोई सेट था और उसके एलिमेंट को मैं ऐसा लिख रहा हूँ 1 2 3, तो ब्रेसेज के अंदर लिखेंगे एलिमेंट्स को अपन और कोमा से सेपरेट करेंगे जब एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा। अगर एक ही एलिमेंट होगा तो फिर कोमा लगाने की अपन को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कोई भी सेट होगा उसको अपन ए बी सी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, बी से, सी से, डी से, एस से, एक्स से, वाई से, किसी से भी डिनोट करें लेकिन वो कैपिटल लेटर से डिनोट होगा। और इसके बीच के जो एलिमेंट आएंगे उनको अपन जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ए बी सी डी, जनरली इनके एलिमेंट को अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे और जो सेट होगा उसको अपन इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो वाइल द एलिमेंट्स आर डिनोटेड इन जनरल बाय स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में, इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, x कोई एलिमेंट है सेट ए का, वी राइट x बिलोंग्स टू ए। तो अपन ऐसा लिखेंगे कि x जो होगा वो ए से बिलोंग करेगा। जैसे इसमें मैं लिखूं यहाँ पे कि जो 1 होगा इस पे वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से, या 2 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, या 3 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। अगर इसके अंदर होगा सेट के अंदर तो इफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी राइट x नॉट बिलोंग्स टू ए। बिलोंग करके इसको कट कर देना, तो इसको बोलेंगे x नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि 4 इसके अंदर नहीं है, तो 4 जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए।
या फिर इसमें मैं बोलूँ जैसे एफ की बात करूँ तो एफ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अगर सेट में होगा तो अपन बिलोंग्स टू लगाएंगे और नहीं होगा कोई एलिमेंट तो नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे अपन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर और रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल इन सेट, यानी कि जो ऑर्डर होगा, जैसे एक को अपन ने ऐसा लिखा या फिर मान लो मैं जैसे एक को अगर ऐसा लिखूं 2 3 1 तो एक ही मतलब है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता कि पहले कौन सा एलिमेंट लिखा गया है, और इसमें रिपीटेशन भी नहीं होगा। इसका भी कोई मतलब नहीं है कि मैं इसको 1 1 2 3 लिखूं, एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आएगा वहाँ पे, ना तो रिपीटेशन होगा उसके अंदर और ना ही क्या होगा अपने पास में उसमें ऑर्डर मैटर करेगा। तो ये दोनों की दोनों बातें इमैटेरियल होगी सेट फॉर्म के लिए। बात करते हैं सिस्टम अपना, उसमें कुछ स्पेशल टाइप के जो सेट है उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये अपन ने जब इनइक्वालिटी पढ़ी थी अपन ने उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल नंबर को जो है वो अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखो कैपिटल एन जो है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जेड या फिर अपन इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, डब्ल्यू सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जेड प्लस का मतलब हो जाए जेड तो अपन को इंटीजर के बारे में बताएगा और जेड प्लस का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे ही जेड माइनस लिखेंगे अपन तो नेगेटिव इंटीजर। अब देखो पॉजिटिव या नेगेटिव में अपन जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मैं जेड प्लस बोल रहा हूँ तो सिर्फ इसमें पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, जीरो नहीं आएगा इसके अंदर। ऐसे ही क्यू माइनस का मतलब हो जाएगा, क्यू किस को डिनोट करता है भाई रेशनल नंबर को, तो क्यू माइनस क्या हो जाएगा नेगेटिव रेशनल नंबर को। तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स, आर प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये तो स्टैंडर्ड अपने पास में नंबर ग्रुप है। तो ऐसे अपन इनको ध्यान में रखेंगे कि हाँ भाई कौन, अगर कहीं पे लिखा हुआ आ गया कि x जो है वो जेड प्लस से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब अपन को समझ में आना चाहिए कि ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। ठीक है, इसी बेस पे अपन कुछ क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं कि ये सेट होंगे या नहीं होंगे। अपन को ध्यान में क्या रखना है, यही ध्यान में रखना है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब पर्सन टू पर्सन उसका डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन अपने पास में विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन कौन से इनमें सेट है। पहला दे रखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ईयर के जितने भी मंथ हैं 12 मंथ हैं, उनमें से कौन सा कलेक्शन बता रहा है जो जे से स्टार्ट हो रहा है। अब जे से कौन कौन सा स्टार्ट होता है भाई, जनवरी, जून और जुलाई। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसमें अपन सबको पता है ये कि जे से स्टार्ट होने वाले क्या हो जाएंगे, जनवरी हो जाएगा, जून हो जाएगा और जुलाई हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर जाएगा। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसका मतलब ये सेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड दे रखा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, जिसके बारे में अपन ने बात करी कि सबका अलग अलग क्राइटेरिया होगा, फिक्स क्राइटेरिया नहीं है एक बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होने के लिए। तो सबका अलग अलग होगा, स्ट्राइक रेट हो सकता है, सेंचुरीज हो सकती है, वो जो भी मैंने अभी एग्जांपल दिया। थर्ड है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी भाई नॉवेल्स लिखे होंगे उनके बारे में वो फिक्स है, वेल डिफाइंड है एक तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि हाँ भैया कि पर्सन टू पर्सन वो चीज़ वेरी करता जाएगा। तो ये नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ बेस्ट मूवीज इन बॉलीवुड। देखो जहाँ पे ये बेस्ट वगैरह आ जाता है इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। बेस्ट का मतलब ये हो जाएगा कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सेट नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया बाय फिक्स है वो चीज़, अब सबके लिए कॉमन है वो बात कि अपने इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वेल डिफाइंड है, तो ये सेट हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0। इसके सॉल्यूशन निकालोगे, ये क्वाड्रेटिक है तो इसका सॉल्यूशन आएगा 2 और 3। तो किसी से भी अगर अपन पूछेंगे तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं कर जाएगा, इसके हमेशा रूट क्या आएंगे 2 और 3। तो ये भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, इसका मतलब ये सेट बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं टॉपिक अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को अपन कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के भैया 2 मेथड हैं। एक मेथड अपने पास में रोस्टर फॉर्म या फिर अपन उसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड है अपने पास में एक बिल्डिंग फॉर्म या फिर उसको अपन प्रॉपर्टी मेथड भी बोल सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में तो क्या होता है कि डायरेक्ट अपन ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को लिख देंगे कोमा से सेपरेट करते हुए। लेकिन जो अपने पास में
सेट बिल्डर फॉर्म है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में अपन को क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट का कोई डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, इसमें डायरेक्ट एलिमेंट को लिख देंगे और इसमें उसका डेफिनेशन को लिखेंगे। तो डिस्कस करते हैं अपन एक एक के बारे में। पहली बात करता हूँ मैं कौन सी, टेबुलर फॉर्म बोल दो या फिर इसको रोस्टर फॉर्म बोल दो। इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट्स, यानी कि ब्रैकेट के अंदर अपन एलिमेंट्स को लिख देंगे। कैसे, देखो एग्जांपल देखो, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। मैं मान लेता हूँ जैसे ये सेट कोई ए था, तो इसको मैं कैसे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे भैया, 10 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, देखो 0 तो आएगा नहीं इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट को अपन ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, वो हो जाएगा अपना रोस्टर फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑल वोवल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अपन को पता है वोवल्स A-E-I-O-U, तो अगर इसको मैं सेट को B नाम दूं तो इसमें लिख देंगे अपन A-E-I-O और U। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स वर्ड में अपने पास में जितने भी लेटर आएगा उनके अपन को सेट के बारे में पूछा है। तो देखो इसमें अपन को ध्यान रखना है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, किसी को भी पहले बाद में लिख सकते हो और रिपीटेशन तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसे इसमें भी अपन ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ अपना एक सेट होगा, एक तरीके से कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथमेटिक्स में देखो एम आ जाएगा, ए आ जाएगा, टी एच ई, फिर से एम आ रहा है तो दोबारा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए भी रिपीट हो गया, टी भी रिपीट हो गया, आ जाएगा अपने पास में आई सी और एस। तो ये अपना सेट हो जाएगा इसका। इसको अपन ने किस में लिख दिया, एक तरीके से रोस्टर फॉर्म में। बस अपन को ध्यान ये रखना है कि एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करना है और इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो इनको, बस ये सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है अपने पास में सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड। इसमें मैंने बता दिया है कि अपन क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे या फिर रूल लिखेंगे। इन दिस मेथड वी राइट ए प्रॉपर्टी और रूल विच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट, यानी कि जितने भी एलिमेंट रहे होंगे उनका एक अपन डेफिनेशन लिख देंगे। कैसे, जैसे मान लो ए कोई सेट है तो इसको अपन ए लिखेंगे, कैपिटल ए इक्वल टू ब्रेसेज के अंदर एक्स सच डेट, ये जो कोलन है वो सच डेट को बताएगा। एक्स क्या बता रहा है, उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स सच डेट पी ऑफ एक्स। यहाँ पे ये तो सच डेट को बता रहा है और पी ऑफ एक्स क्या बता रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को, और एक्स क्या है, उसके एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर पी ऑफ एक्स इज प्रॉपर्टी बाय विच एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक ऐसा प्रॉपर्टी अपन को डिफाइन करना पड़ेगा जिससे कि वो एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करे, इससे। एंड कोलन स्टैंड्स फॉर सच डेट, ये जो कोलन है वो सच डेट को बता रहा है अपने को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द सेट कैपिटल ए ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे भाई अपने पास में, 2 4 6 8 10 ऐसा, यानी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर के 2 के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि अगर सारे के सारे नेचुरल नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ये ए सेट है अपने पास में, मैं लिख देता हूँ उसको एक्स सच डेट। देखो इस सेमीकोलन की जगह अपन एक वर्टिकल लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सच डेट को बताएगा और ये भी सच डेट को बताएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स सच डेट एक्स इक्वल टू 2n। अब 2n यहाँ पे देखो एक नई चीज़ आ गई, यहाँ पे पहले x वेरिएबल था, x को मैंने डिफाइन कर दिया 2n, नया वेरिएबल आ गया n। n को क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे, n होगा अपने पास में नेचुरल नंबर। देखो अब इसमें अगर n नेचुरल नंबर से अगर मैं n का वैल्यू पुट करता जाऊँगा तो ये 2, n का वैल्यू 1 पे 2, 2 पे 4, फिर 3 पे 6, 8, 10 ऐसा चलता रहेगा। तो ये इसको डिफाइन कर रहा है। तो अपन ने क्या कर दिया, एक तरीके से इसका प्रॉपर्टी लिख दिया है, यानी कि जितने नई नई चीज़ें लिखते जाएंगे ना अपन उसके अंदर,
उन सबको अपन को डिफाइन करना पड़ेगा एज ए प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट अपना द सेट कैपिटल ए जनवरी जून जुलाई कैन बी रिटन एज, ये क्या हो गया, जो मंथ है उनका जो नाम है वो जे से स्टार्ट हो रहा होगा, उनका एक तरीके से कलेक्शन है। तो इनको अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ एक्स। अब जरूर नहीं, सेमीकोलन भी लगा सकते हैं अपन, ये वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर विच नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल जे। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये देखो, ये एक तरीके से क्या है, ये रोस्टर फॉर्म में है, और इसको अपन ने किस फॉर्म में लिख दिया, इसको अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड में लिख दिया। तो अगर अपन को दोनों तरीके पता है तो अपन सेट बिल्डर को रोस्टर में और रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगला टॉपिक अपना डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, सेट के टाइप पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसमें पहला है अपना फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट देखो नाम से पता पड़ रहा है अपन को, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, तो उसको अपन फाइनाइट सेट बोलेंगे। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होंगे तो उसको अपन इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। देखो, अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 3 है, फाइनाइट नंबर एक तरीके से। दूसरा बी सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में जितनी भी रिवर रही होगी वो फाइनाइट है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत सारी हो गई इनफाइनाइट हो गई जिनको अपन काउंट ही नहीं कर सकते, जो काउंटेबल ही नहीं है, तो वो भी एक क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। तीसरा है सी नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो भैया 26 होता है अपन को पता है, तो वो भी एक क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। नंबर ऑफ IIT कॉलेज इन इंडिया, नंबर ऑफ IIT कॉलेज भी क्या है, कुछ फिक्स है कुछ काउंटेबल है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा अपने पास में फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड है अपना इनफाइनाइट सेट्स। अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट मतलब बहुत सारे एलिमेंट जो काउंटेबल नहीं है, मतलब इनफाइनाइट है। उसमें देखो फर्स्ट एग्जांपल एन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, कौन से हो जाएंगे अपने पास में 1 2 3 4, जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसा। और अगर अपन को ऐसे इनफाइनाइट तक ले जाना है तो उसके 2 या 3 एलिमेंट लिख के अपन क्या कर सकते हैं, 3 डॉट लगा दो, इसका मतलब ये हो गया कि वो आगे तक चल रहा है। ठीक है, अगला है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन किससे बनी है भैया, जैसे मान लेता हूँ मैं ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर क्या है बहुत सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट से मिलके ही तो बना हुआ है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो किस में ब्रेक कर सकता हूँ, इनको पॉइंट में ब्रेक कर सकता हूँ। तो ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना है, इनको अपन काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नहीं है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर दे रखा है सेट ऑफ ऑल सर्कल विच सेंटर इज ओरिजिन, यानी कि ये मान लो कि अपने पास में क्या है, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन को सेंटर मान के मैं इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकता हूँ अलग अलग रेडियस के। जैसे मान लो कि ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया। अगर मैं रेडियस को चेंज करता जाऊंगा, वेरी करता जाऊंगा, तो अपने पास में बहुत सारे सर्कल आ जाएंगे, तो उनको भी किस में लेंगे अपन, इनफाइनाइट सेट के अंदर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेट है भाई नल सेट बोल सकते हैं इसको, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, या फिर वॉइड सेट, एक ही बात है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होना चाहिए, एलिमेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो उसको नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर अपन वॉइड सेट बोलेंगे। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। जो अपने पास में एम्प्टी सेट होगा उसको अपन फाई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय फाई, या फिर अपन इसको ऐसे ब्रेसेस से डिनोट करेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, या तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर इससे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, जितने भी आएंगे अपने पास में रेशनल या फिर इरेशनल नंबर आएंगे, तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब ये नल सेट हो गया। सेकंड सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 0 होंगे, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा,
एम्प्टी सेट हो जाएगा। थर्ड है सेट ऑफ ओड नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। अपन को पता है कि कोई भी एक ऐसा ओड नंबर नहीं है जिसको अपन 2 से डिवाइड कर सके, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो। डिवाइड तो कर लेंगे, डिवाइड करने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है ऐसा कोई भी, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए वो इवन नंबर होना चाहिए। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, ये नल सेट आ जाएगा। सेट ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अपन को पता है कि ये भाई एक क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0 आ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट, तो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ रियल रूट कितने हो जाएंगे 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। देखो इसमें एक नोट है कि द सेट ऐसा लिखा हुआ है 0 एलिमेंट इसके अंदर इज नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट्स कंटेन्स 1 एलिमेंट 0। ये क्या कर रहा है, ये 0 को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, नहीं, यहाँ पे एलिमेंट 0 है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, तो इसको अपन एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। या फिर मान लो इसकी जगह मैं 5 लिख दूँ, तो 5 भी क्या है अपने पास में एक एलिमेंट है, तो उसको भी अपन एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। ऑल्सो द सेट 5 इज नॉट एन एम्प्टी सेट एज इट्स कंटेन 1 एलिमेंट 5। तो एम्प्टी सेट सीधा सीधा मतलब है कि अगर उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको अपन एम्प्टी सेट बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप अपना सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट देखो नाम से पता लग रहा है एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 1 हो, उसको अपन बोलेंगे सिंगलटन सेट। और जिसमें एक भी नहीं हो उसकी अपन बात कर चुके हैं, उसको अपन एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको कोई पर्टिकुलर, जैसे एम्प्टी सेट को अपन 5 से डिनोट करते हैं, लेकिन सिंगलटन सेट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी अपन इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कैपिटल लेटर से उसको डिनोट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड है सिंगलटन सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये दे रखा है द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्रेजेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक ही है, तो एक ही एलिमेंट हुआ, तो ये सिंगलटन सेट में आ जाएगा। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है अपने पास में 2। प्राइम नंबर बहुत सारे हैं लेकिन इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, कौन सा, 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इक्वल सेट्स। देखो नाम से इसमें भी पता लग रहा है इक्वल सेट का मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई 2 सेट ए और बी दे रखे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है, ऑर्डर उनका अदल बदल हो सकता है, ऑर्डर की बात नहीं कर रहे अपन, लेकिन अगर एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है तो वो दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। जैसे 2 सेट्स कैपिटल एंड कैपिटल बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली same elements but the order in which the elements in 2 sets are written as immaterial। अपन बात कर चुके हैं वैसे सेट के डेफिनेशन में भी कि ऑर्डर उसमें मैटर नहीं करता, तो 2 सेट को इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उनके एलिमेंट्स को एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ए इफ ए एंड बी आर 2 इक्वल सेट्स देन अपन कैसे उसको लिखेंगे, ए इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल ए जैसे दे रखा है 4 5 6 7 और बी दे दिया अपन को 5 6 4 7। देखो ऑर्डर अलग अलग है लेकिन एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे इस कंडीशन। दूसरा ए सेट दे रखा है अपन को सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयल। लॉयल का अगर मैं बनाना चाहूँ इसमें तो ये बन जाएगा LOYA। एल 2 बार आ रहा है लेकिन अपन को एक बार ही लिखना है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। अगर बी की बात करूं मैं, सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलोय। अलोय में क्या आ जाएगा, ALOY। अगर इन दोनों को देखोगे तो जो एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब दोनों के दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इसमें भी A इक्वल टू बी मतलब इक्वल हो जाएंगे। बात करते हैं अपन नेक्स्ट ना इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, 2 ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो, उनके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक कोई सेट है जिसमें 5 एलिमेंट है और दूसरा एक कोई सेट है उसमें भी एलिमेंट 5 है, भले ही एलिमेंट अलग अलग है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। देखो 2 फाइनाइट सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, यहाँ पर फाइनाइट क्यों बोला है, यहाँ पे फाइनाइट सेट क्यों बोला है, फाइनाइट सेट इसलिए बोला है क्योंकि अपन बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की।
अब नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब एक तरीके से क्या आ गया, एक कोई काउंटेबल डिजिट आ गया अपने पास में। क्योंकि देखो जब अपन क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे मैंने बोला था कि कभी भी दो इन्फिनिटी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी कतई नहीं होता है भाई ये, क्योंकि ना तो ये फिक्स है और ये ना ये फिक्स है। अगर कोई दो अपने आप में खुद फिक्स नहीं है तो दोनों इक्वल कभी हो ही नहीं सकते। तो अगर इन्फानाइट सेट लेंगे तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, इन्फानाइट होंगे, तो हम इक्विवेलेंट सेट नहीं बोल सकते हैं। टू फाइनाइट सेट्स कैपिटल एंड कैपिटल बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। और देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको अपन पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, और इसको पढ़ते हैं अपन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी हो तो अपन उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ए दे रखा अपन को 1 3 5 7 और बी दे रखा अपन को ए बी सी डी। एलिमेंट का वैल्यू अलग अलग है अपने पास में, लेकिन अपन को पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। दोनों इसमें भी कितने हैं 4 है और इसमें भी कितने हैं 4 है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। एक नोट की बात कर लेते हैं अपन क्या कि देखो इक्वल सेट अपन ने पढ़ा, इक्वल सेट में अपन ने बोला कि एग्जैक्टली क्या होंगे, सेम एलिमेंट होंगे। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट तो वैसे भी सेम हुए, यानी कि जितने भी इक्वल सेट रहे होंगे अपन उनको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है वो इक्वल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये बात लिखी है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट में नॉट बी इक्वल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो। एक क्वेश्चन है अपने पास में कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इज इक्वल। इक्वल के लिए क्या होना चाहिए, एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो पहला सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम फैक्टर ऑफ 6। देखो 6 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6। लेकिन किसकी बात कर रहा है, प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है। तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, कौन सा हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा 3, ना 6 होता है। तो अपने पास में इस सेट के एलिमेंट अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये ऐसा लिखा हुआ है 2 एंड 3। अगला है इसमें सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके अगर तुम सॉल्यूशन करोगे फैक्टर करके x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो ये भी कितना आ जाएगा अपने पास में 2 3। तो दोनों के दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि एलिमेंट क्या है, एग्जैक्टली इक्वल। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, दोनों के दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात करते हैं अपन नेक्स्ट सेट ऑफ सेट्स। नाम से पता लग रहा है कि सेट्स का क्या होना चाहिए, एक सेट। सेट्स का क्या होगा, यानी कि अलग अलग सेट्स दे रखे हैं अपन, उनका भी अगर एक सेट बना दूं तो वो क्या कहलाएगा, सेट ऑफ सेट्स। A set as having all its elements as sets is called a set of sets और family of sets और class of sets। यानी कि किसी भी सेट के अगर सारे के सारे एलिमेंट भी सेट फॉर्म में दे रखे हैं तो अपन उसको सेट ऑफ सेट्स, फैमिली ऑफ सेट्स या फिर क्लास ऑफ सेट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कि ये कोई सेट दे रखा है मेरे को कैपिटल ए। देखो पहला एलिमेंट ये अपने आप में क्या एक सेट है। सेट का कैसे पता लगेगा कि वो ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक सेट है, ये अपने आप में एक सेट है और ये भी अपने आप में सेट है। तो ये सेट का क्या है, एक सेट है, तो इसलिए ये हो जाएगा अपने पास में सेट ऑफ सेट्स। इसमें देखो सेकंड में 5। अब ये मत बोलना कि ये भाई सेट नहीं है, अपन ने बोला था कि जो एम्प्टी सेट है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, 5 से। तो 5 यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सेट में 5 क्या है, एक सेट है, यानी कि इसका एलिमेंट क्या है, एक सेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है S12, ये एक सेट है, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये 3 एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखा हुआ है अलग से, तो ये एक सेट नहीं होगा। अगर इस पर मैं यूँ ब्रेसेस लगा दूँ तो फिर ये सेट हो जाएगा। ये भी क्या है, एक सेट फॉर्म में दे रखा, तो ये 2 एलिमेंट तो सेट है लेकिन ये एलिमेंट सेट नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये सेट ऑफ सेट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप अपना सबसेट। सबसेट का मतलब ये हो जाएगा, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है।
अगर ए सेट के पूरे एलिमेंट बी सेट में भी आ रहे हैं, यानी कि ए के एलिमेंट बी के भी एलिमेंट है, तो ए सेट जो होगा वो बी का सबसेट हो जाएगा। या फिर ऐसा बोल दूँ कि बी जो सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट अगर ए के अंदर भी आ रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट अगर ए के अंदर भी आ रहे हैं, तो बी जो हो जाएगा वो क्या होगा, ए का सबसेट हो जाएगा। देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट कैपिटल ए आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट कैपिटल बी, देन सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, सेट बी में आ रहे हैं, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। और इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ए सबसेट और इक्वल, ये साइन है इक्वल का। जैसे इनइक्वालिटी में भी तो अपन ऐसा लगाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए सबसेट और इक्वल बी। अगर ये लगा दूं मैं तो ए सबसेट ऑफ बी, तो क्या हो सकता है, देखो दो अगर इक्वल सेट हैं तो भी तो क्या हो जाएंगे, एक का क्या हो जाएगा, दूसरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो भी तो उसको अपन सबसेट बोल सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाया कि हो सकता है कि दोनों के दोनों सेट के एलिमेंट, यानी कि जैसे इक्वल सेट आ गया अपने पास में, तो इक्वल सेट आ गया, इसका मतलब उसमें इक्वल टू का साइन भी आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए दे रखा है 1 2 3 4 इस सेट ए में, और बी में दे रखा है 1 2 3 4 5 6, तो देखो सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें भी आ रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, इसका मतलब ये बन जाएगा ए सबसेट ऑफ बी। इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों के इसमें अपने पास में 5 और 6 नहीं आ रहा, तो इक्वल नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकेंड, ए दे रखा अपन को एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि इसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे 26 लेटर आ जाएंगे। और बी दे रखा है ए ई आई ओ यू, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये ए ई आई ओ यू कहाँ पे आते हैं, पूरे के पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो लाई करेंगे ये। इसका मतलब जो बी सेट है अपने पास में वो क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में अपन को पता है, देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं, होल नंबर में, सारे के सारे होल नंबर किस में आते हैं, इंटीजर्स में, सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर में आते हैं, सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर में आता है, और सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं, जो अपन आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए अपन ने लिख दिया यहाँ पे कि एन सबसेट ऑफ डब्ल्यू सबसेट ऑफ जेड सबसेट ऑफ क्यू सबसेट ऑफ आर सबसेट ऑफ सी, यानी कि ये जितने भी ये आ रहे हैं ये पूरे के पूरे क्या कर रहे हैं, आगे वाले में कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो एक नोट की बात कर लेता हूँ कि एवरी सेट इज ओवन सबसेट, कोई भी एक सेट है वो अपने आप का क्या है, सबसेट है। जैसे ए ले लिया मैंने, कोई 1 2 3 है, तो ए क्या है 1 2 3, तो मैं ए को ऐसा लिख सकता हूँ ए इज सबसेट ऑफ ए, ये इक्वल भी लगा सकते हैं, एक तरीके से इक्वल सेट हो गया ना। तो हर एक सेट क्या हो जाएगा भाई, हर एक सेट अपने आप में क्या हो जाएगा, अपने ही सेट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसलिए एवरी सेट इज ओवन सबसेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ईच सेट, एम्प्टी सेट यानी कि फाई, यानी कि कुछ भी नहीं होना, तो इसके अंदर भी फाई तो है ही अपने पास में, कि अगर मैं इन तीनों एलिमेंट को हटा दूं तो अपने पास में फाई तो बच ही रहा है ना, यानी कि कोई अपने पास में एम्प्टी सेट होगा वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे फाई क्या होगा, अपने आप का भी क्या होगा, सबसेट होगा। भाई खुद का इसमें क्या होगा कि जो एम्प्टी सेट होगा वो हर एक सेट का सबसेट होगा। तीसरा दे रखा है ए बी एंड सी आर 3 सेट्स है, ए क्या दे रखा है, सबसेट और इक्वल बी, बी सबसेट और सी, तो इसका मतलब अगर ए क्या है, सबसेट इक्वल बी है, और बी क्या है, सबसेट और इक्वल सी है, तो ऑब्वियस बात है कि ए जो होगा वो क्या होगा, सबसेट और इक्वल होगा किसका, सी का। ठीक है, बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप अपना प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा सेट है वो दूसरे सेट का क्या है, सबसेट है, लेकिन प्रॉपर होने के लिए वो दोनों क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होने चाहिए। यानी कि दो जो इक्वल सेट होंगे वो एक दूसरे के कभी भी प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। कहने का मतलब सेट ए इज सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि एक सेट दूसरे का सबसेट तो हो लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए।
तो जो अपने पास में छोटा वाला सेट होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रॉपर सबसेट बोल देंगे, और जो बड़ा वाला सेट होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, वो नेक्स्ट टाइप अपना सुपर सेट, उसको बोल देंगे अपन सुपर सेट। तो जो छोटा वाला पार्ट होगा वो प्रॉपर हो जाएगा, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा या बड़ा वाला जो सेट होगा उसको अपन सुपर सेट बोल देंगे। Thus, the number of elements in set B is greater than set A। भाई सीधी सी बात है, अगर इक्वल नहीं है और एक सेट क्या है दूसरे सेट का सबसेट है, तो उनमें अपने पास में नंबर ऑफ एलिमेंट का तो डिफरेंस आएगा ही, यानी कि जो सबसेट होगा, जो प्रॉपर सबसेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम होंगे, और जो सुपर सेट होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होंगे। जैसे ए दे रखा है अपने को 1 2 3 और बी दे रखा है 2 3 4 1 5। तो देखो ये दोनों तो इक्वल तो नहीं है, लेकिन 1 2 3 इसके अंदर भी आ रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट तो है ही है, इसको अपन सबसेट तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन अगर इसको एग्जैक्टली बोलना चाहें तो ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है, और बी ए के लिए क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ा सेट होगा उसको सुपर सेट बोलेंगे, और जो छोटा सेट हो जाएगा उसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। जैसे अपन ने अभी देखा कि जैसे नेचुरल नंबर क्या है, सबसेट है किसका, होल नंबर का, तो ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे n तो क्या हो जाएगा, w का सबसेट, और w क्या हो जाएगा, n का सुपर सेट। ऐसे ही w यानी कि होल नंबर और इंटीजर की बात करें तो इंटीजर ज़्यादा होंगे होल नंबर से, तो ये तो बन जाएगा अपने पास में सबसेट यानी कि प्रॉपर सबसेट, और ये बन जाएगा सुपर सेट। ऐसे ही z जो होगा वो पूरे के पूरे रियल नंबर में आता ही आता है अपने पास में, यानी कि पूरा का पूरा z रियल नंबर में आएगा, तो ये छोटा वाला तो बन जाएगा प्रॉपर सबसेट, और ये क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा। देखो सुपर सेट के बारे में वैसे डिस्कस कर ही चुके हैं अपन, देख लो, सुपर सेट ऑफ सेट, a set A is said to be a superset of set B if B is subset of A। अगर B क्या है, A का सबसेट है, तो A को क्या बोल देंगे अपन, सुपर सेट बोल देंगे। जैसे एग्जांपल A दे रखा है 1 2 3 4 और B दे रखा है 1 2, तो B तो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से प्रॉपर सबसेट बोल सकता हूँ क्योंकि इक्वल नहीं है, और A B के लिए क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है अपन को, इफ A नॉट सबसेट ऑफ B एंड B नॉट सबसेट ऑफ C देन A नॉट सबसेट ऑफ C इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। A क्या है, B का सबसेट नहीं है, B क्या है, C का सबसेट नहीं है, और A क्या, और बोल रहा है कि A B C का सबसेट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट क्या ट्रू है क्या। तो इसको साबित करने के लिए कोई सेट ले लो, जैसे मान लेता हूँ मैं कि कोई सेट A है मेरे पास में, 1 2 3 ले लिया मैंने, ठीक है, B ले लिया मैंने। अब देखो ऐसा लो कि जिससे ये सबसेट ना हो पाए इसका, तो मैंने ले लिया, जैसे सपोज करो 0 6 8 9 ले लिया ये, और इसको सही साबित करने वाला देख लो। अब B क्या है भाई, C का सबसेट नहीं होना चाहिए, ऐसा देख लो। अब देखो इसके अंदर ये कंडीशन हो रही है कि A जो है वो B का सबसेट नहीं है, B जो है वो C का सबसेट नहीं है। देखो 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन 0 और 8 नहीं आ रहा, तो B भी सबसेट नहीं है। लेकिन A और C में देखो 1 2 3 इसमें आ रहा है, 1 2 3 इसमें आ रहा है, तो A क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जो इससे पहले अपन ने एक नोट लिखा था, उसमें अपन ने लिखा था ऐसा कि A अगर B का सबसेट और B अगर ये है, तो A जो होगा वो सबसेट और इक्वल होगा C। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, लेकिन ये नॉट सबसेट में ट्रू हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपन इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ठीक है, तो भैया आज अपन ने थोड़ा सा सेट के बारे में डिस्कशन करा है। इसमें ऐसा नहीं है कि अपन इनकी डेफिनेशन को रटने बैठ जाए, बस अपन इस तरह से इनको पढ़ें कि अगर इनके ऐसे वाले टर्म यूज में आ रहे हैं, यानी कि सेट का नाम अगर आ रहा है अपने पास में, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये चीज़ें ये एक तरीके से टर्म के काम कर रहे हैं, तो इनका अपन को पता होना चाहिए, रटना नहीं है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से समझना होगा अपन को। क्योंकि देखो आगे अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। तो फंक्शन कहाँ से आता है, सेट से, फिर सेट से आता है रिलेशन, और फिर रिलेशन से आता है अपने पास में फंक्शन। तो ये क्या है, उसके लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी का काम करेगा अपने पास में सेट फंक्शन के लिए।
तो ये जितने भी टर्म है इनको एक बार अच्छे से समझना, ठीक है। बाकी जो सेट के बारे में जो कहानी होगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।